1400 में आप नंबर नहीं ला सकते तो 175 नंबर इंटरव्यू में कितना नंबर आप ला पाएंगे? ठीक है ना। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए करना। और अब चूंकि समय कम है, आप लोगों को एक दिन भले अभी लग रहा है कितना जो है तो समय बहुत जल्दी निकल जाएगा, तो आप सर को सुने। और अगर आप में से किसी को किसी भी स्तर पर कोई भी डाउट हो तो सर का भी नंबर आता है, मेरा भी नंबर आता है, ठीक है ना। आप लोग उस पर प्रश्न पूछें, अपने समस्याओं का समाधान लें और आपकी सफलता पर मेरी भी सफलता सुनिश्चित है, ठीक है ना। हम लोगों का प्रयास ये है आपको सफलता दिलवाना और आपका उद्देश्य सफलता पाना, ठीक है। तो हम दोनों का उद्देश्य एक ही, सफलता, ठीक है। तो लेकिन मेरा काम है रास्ता बताना और आपका काम है उस रास्ते पे चलना, ठीक है। धन्यवाद। नमस्कार। समीक्षा इंस्टीट्यूट के द्वारा आयोजित इस मेगा सेमिनार में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। मैं सबसे पहले तो ये हमारे फैकल्टी मेंबर और गेस्ट हैं, इनका इंट्रोडक्शन करवा दूं, फिर मैं अपनी बात को स्टार्ट करूंगा। अभी जिनको आप सुन रहे थे ये श्री जगदीश चौरसिया जी हैं। ये मुखर्जी नगर के विभिन्न कोचिंग संस्थानों में पिछले 20 वर्षों से अध्यापन कार्य कर रहे थे। मेरे विशेष आग्रह पर ये समीक्षा इंस्टीट्यूट में अपनी सेवाएं देने के लिए आए हैं और पिछले 2 वर्षों से सर समीक्षा इंस्टीट्यूट में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और स्पेशली पॉलिटी के लिए, इंडियन गवर्नेंस और जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत आपके बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, इनके आयोग, इस पर इनकी जो सिलेबस कवर करता है उसको सर टीचिंग यहाँ पर करते हैं। और ये कुमारी मिनी अग्रवाल जी हैं, अभी वर्तमान में नगर निगम ग्वालियर में पदस्थ हैं और आप समीक्षा इंस्टीट्यूट की स्टूडेंट रही हैं और आपका एक जगह नहीं, इससे पहले 3 मतलब पोस्टों पर सिलेक्शन हुआ है आपका। सबसे पहले आपका जो सिलेक्शन हुआ था श्रम विभाग में हुआ, उसके बाद आपका जनरल मैनेजर आपका जो इंडस्ट्री डिपार्टमेंट में होता है उसके लिए हुआ था और फिर आपका ये जो नगर निगम में जो अधिकारी होते हैं उनके लिए आपका चयन हुआ है और वर्तमान में ग्वालियर नगर निगम में पदस्थ है। कभी मेरी उधर बैठती थी, आज इधर बैठी और मुझे लगता है कि आपका भी यही मन होगा कि कभी हम यहाँ पर आकर के बैठे। लेकिन कैसे बैठेंगे, इसके लिए आपको यहाँ पर रास्ता दिखाने के लिए आपको अपने विजन को बहुत क्लियर कर लें और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये रहती है कि हम तैयारी इसके लिए करते हैं, वो इंतजार हमारा समाप्त हो चुका है। यानी कि एमपीपीएससी के द्वारा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और ये वर्ष 2021 का नोटिफिकेशन है। अभी इसमें 283 पोस्टों के लिए विज्ञापन निकाला गया है, लेकिन इसमें मैं उम्मीद करता हूं कि अभी लगभग यानी कि 100 से लेकर के 150 पोस्टें और बढ़ेंगी, यानी कि लगभग मान के चले कि 500 पोस्टें तक हो सकती हैं जब आपका प्री एग्जामिनेशन का आप एग्जाम देने जाएंगे या मेंस में अपियर होने जाएंगे, क्योंकि हर बार लगभग पोस्टें बढ़ती जाती है। इस बार का भी आप देखें 2019 का जो विज्ञापन निकला है, जितनी पोस्टें निकली थी, जितने के लिए आपका एग्जाम हुआ था, उससे ज्यादा का रिजल्ट निकाला है कि पोस्टें और बढ़ा दी गई हैं। तो आप ये ना देखें कि पोस्ट कितनी है, पोस्ट आपके लिए सिर्फ एक की जरूरत होती है, वो आपको मिलेगी। यदि आपने सही रणनीति के तहत आपने प्रयास किया तो निश्चित तौर पर आप मान के चलिए आप सफल हो जाएंगे। क्योंकि सभी लोगों का ये रहता है कि अब हम कैसे पढ़ें, किस तरीके से पढ़ेंगे, हमारे पास तो समय कम है, देखिए समय सभी के लिए बराबर है। मतलब आज से लेकर के और 24 अप्रैल तक का समय सभी के लिए बराबर है और सबके लिए दिन में सिर्फ 24 घंटे ही है।
किसी के पास में 23 घंटे ना किसी के पास में 25 घंटे। तो इस समय का सदुपयोग करना है, बस सिर्फ आपको आवश्यकता इस बात की है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि लोग पढ़ते भी हैं और मेहनत भी करते हैं, लेकिन मेहनत तब बेकार हो जाती है जब आप दिशाहीन हो जाते हैं। यदि आप सही दिशा में प्रयास नहीं करेंगे तो आपकी मेहनत भी बेकार चली जाती है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल कि आपको बाड़े जाना है, आपके पास कोई संसाधन नहीं है, सिर्फ 11 नंबर की गाड़ी है, मतलब आप पैदल जा रहे हैं, लेकिन आपने रास्ता पकड़ लिया स्टेशन साइड में और आप नहीं चलते चलते स्टेशन पहुंच गए। उसके बाद आप गोले मंदिर पहुंच गए। आप पूछ रहे हो वहां पर बाड़ा कितनी दूर है? उन्होंने कहा कि ये बाड़े के रास्ता तो आप जा ही नहीं रहे, आप तो भिंड पहुंच जाओगे, बाड़े नहीं पहुंचोगे। तो ये कई बार ऐसा है कि प्रयास आपका जो है ना, आपकी सफलता की समयावधि को बढ़ा देता है, क्योंकि गलत दिशा में आपने प्रयास किया। तो ये जो काम होता है एक अच्छे मेंटर का होता है, एक अच्छे टीचर का होता है, और कुछ अच्छे गार्जियन भी होते हैं जो अवेयर होते हैं। लेकिन कोचिंग इंस्टीट्यूट में आकर के सभी लोगों को यहाँ प्रॉपर तरीके से गाइड किया जाता है। देखिए, आप इस भरोसे आ रहे हैं कि कोचिंग इंस्टीट्यूट आपका सिलेक्शन करवा देगा, तो ये काम अधूरा होगा। क्योंकि सिलेक्शन तभी हो पाएगा जब आप खुद कोशिश करोगे। हम आपको दिशा देंगे और आपको समय समय पर आने वाली बाधाओं को बताएंगे। टाइम टू टाइम हम आपको डायरेक्ट करते रहेंगे, लेकिन सारी चीजें आपको फॉलो करनी होंगी। जो स्टूडेंट्स यहाँ क्लास में बैठ करके टीचर की बात को फॉलो करता है तो 100% वो सिलेक्ट हो जाता है। और उसी क्लास में बैठे हुए कुछ लोग सोचते हैं कि ठीक है, अभी तो मेरे पास में बहुत सारा समय है। कुछ लोग सोचते हैं कि अभी तो मेरी उम्र ही बहुत कम है, तो वो उम्र यहां पर गुजारना चाहते हैं, है ना? ऐसा नहीं है। आपको पता भी नहीं चलेगा कब आप 21 से 25 के हो गए और कब 25 से 30 के हो जाएंगे। ये ऐसा आपका विशाल संग्राम है कि यहाँ पर अच्छे अच्छे योद्धा है ना, धराशायी हो जाते हैं। और कई लोग ऐसे होते हैं कि जो पहली बार में ही सफलता अर्जित कर लेते हैं। बस उनका और आप में ये फर्क होता है, जो पहली बार में सफलता अर्जित कर लेते हैं, कि उनकी तैयारी है ना वो 21 साल से पहले चुकी होती है। तो हमने भी यहाँ पर इस तरह से प्रोग्राम चला रखा है। जो 12th पास जो स्टूडेंट्स आते हैं उनको हम प्रॉपर तरीके से गाइड करते हैं और वो 3 सालों में पूरी तरीके से तैयार हो जाते हैं। तो मतलब ये पौध वो मैं लगाता हूं जो आगे चल करके बहुत अच्छे छायादार और फलदार वृक्ष बनते हैं। लेकिन यह कि उसके लिए हमें एक माली की तरह उनको सींचना पड़ता है और तब जाकर के उनकी यानी कि तैयारी हो जाती है। लेकिन ऐसा नहीं कि साहब आपने तैयारी लेट स्टार्ट की तो आपके सिलेक्शन के चांस बिल्कुल भी नहीं है। भाई उनके 21 साल से वैसे भी पहले सिलेक्शन हो ही नहीं सकता है, क्योंकि 21 साल की मिनिमम एज उसमें रहती है। कितनी भी अच्छी तैयारी कर लें तब भी उनको 21 साल का इंतजार करना पड़ेगा। और जो स्टूडेंट यानी कि 21 साल के बाद ग्रेजुएट होने के बाद भी तैयारी करते हैं तो वो भी फर्स्ट टाइम में सिलेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि उनके पास में एक ग्रेजुएशन होने का अनुभव भी है और लेकिन उनके साथ में ये चीज रहती है कि अब उनके ऊपर थोड़ा सा एक प्रेशर रहता है कि मैं 21 वर्ष का हो गया हूं, पहली बार में मेरा सिलेक्शन होना चाहिए। और हो भी सकता है, बस ये है कि आपकी एक रणनीति सही हो, दिशा सही हो और एक अच्छे टीचर संस्थान का आपका सहयोग हो। तो ये काम समीक्षा इंस्टीट्यूट विगत 23 वर्षों से कर रहा है। 1998 में समीक्षा इंस्टीट्यूट की फाउंडेशन रखी गई थी। तब से लेकर के अभी तक समीक्षा इंस्टीट्यूट विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मार्गदर्शन कर रहा है और इसी में आपका मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग में समीक्षा इंस्टीट्यूट के द्वारा बहुत सारे छात्रों का चयन करवाने में सहयोग किया गया है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि कोचिंग क्लासेस सभी जगह क्लास प्रोवाइड करता है, समान रूप से करता है। ऐसा कोई कोचिंग क्लासेस नहीं होगा जहां पर टीचर नहीं होता, कोचिंग क्लासेस है, अकेले छात्र आते हैं, ऐसा कहीं भी नहीं होता। हर जगह इनके टीचर पढ़ाते हैं। लेकिन समीक्षा इंस्टीट्यूट और इंस्टीट्यूट से क्यों बेहतर है या अलग क्यों है, वो मैं आपको चीजें बता दूं। कुछ ऐसे काम हैं जो सिर्फ समीक्षा इंस्टीट्यूट में ही होते हैं। पढ़ाने के सपोर्टिंग जो चीजें होती हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं।
कि आपका सिलेक्शन सिर्फ टीचर पढ़ाता रहे, इससे संभव नहीं होता है। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो यानी कि बहुत जरूरी होती हैं, उनको भी करना जरूरी होता है, और वो सारा काम समीक्षा इंस्टीट्यूट बखूबी कर रहा है। यानी कि एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है स्टूडेंट के लिए, क्लास लेक्चर के अलावा एक सपोर्टिंग नोट्स, वो पूरी तरीके से समीक्षा इंस्टीट्यूट के द्वारा हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में सेपरेट स्टडी मटेरियल तैयार किया जाता है। इसके अलावा आपका जरूरी होता है टाइम टू टाइम आपका टेस्ट लेना, तो उसके लिए समीक्षा इंस्टीट्यूट के द्वारा बाइलिंगुअल तरीके से आपकी टेस्ट सीरीज कंडक्ट करवाई जाती है। एकमात्र यानी कि समीक्षा इंस्टीट्यूट ये मध्य प्रदेश का जो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, छोटे से छोटे और बड़े से बड़े के लिए आपका बाइलिंगुअल टेस्ट सीरीज कंडक्ट करवाता है। सबसे छोटा एग्जाम एमपी पुलिस का होता है, अभी टीचिंग में ग्रेड 3 का एग्जाम है, इनके लिए भी हमारे यहाँ बाइलिंगुअल टेस्ट सीरीज तैयार की जाती है। जबकि और जगह पर तो टेस्ट सीरीज हो जाए, ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है, लेकिन हमारे यहाँ सारे एग्जाम के लिए अभी एमपीपीएससी का प्री और मेंस दोनों के लिए टेस्ट सीरीज चल रहा है, और दोनों को बाइलिंगुअल तैयार किया जाता है। और मेंस के लिए भी हमारे जो टेस्ट होते हैं उसका मॉडल आंसर तैयार किया जाता है। आप चाहे ग्वालियर की बात करें, चाहे इंदौर की बात करें, किसी भी जगह आप देख लीजिए, किसी भी इंस्टीट्यूट के द्वारा मेंस की जो टेस्ट सीरीज का मॉडल पेपर तैयार किया जाता है ना, वो सिर्फ 3 मार्कर के लिए तैयार करते हैं, सिर्फ 3 मार्कर। और हम आपको 5 मार्कर के भी आंसर प्रोवाइड करते हैं और 11 मार्कर की भी आंसर प्रोवाइड करते हैं। ये समीक्षा इंस्टीट्यूट है जो हिंदी में भी आंसर लिखता है और इंग्लिश में भी आंसर लिखता है। अधिकांश कोचिंग इंस्टीट्यूट में ये हिंदी में ही लिख दिया जाता है और सिर्फ 3 मार्कर के आंसर लिख दिए जाते हैं मेंस के लिए। हम यानी कि पूरी तरीके से तैयार करते हैं। और यदि हम बात करें इंटरव्यू के लिए, तो 2019 का यानी कि मेंस का रिजल्ट आ चुका है। अब वो लोग इंटरव्यू की तैयारी के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो समीक्षा इंस्टीट्यूट के द्वारा लगातार इंटरव्यू के लिए सेशन यहां पर दिए जाते रहे। यहां पर आपका क्लास में भी पूरा दिया जाता है इंटरव्यू क्लास, और अलग अलग यानी कि टीचर्स के द्वारा जो एक्सपर्ट हैं उनके द्वारा आपको यहां पर क्लासेस दिलवाई जाती है। और इंटरव्यू में भी आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड जो चीजें होती हैं वो भी आपको टिप्स दिए जाते हैं। आपके सिचुएशनल क्वेश्चन किस तरह से आपको हैंडल करना है, ये चीजें भी हम बताते हैं आपको। और सारी चीजें तैयार होने के बाद, जैसे मैंने आपको यहां बैठ के बता दिया कि साहब आपको ऐसे तैरना है, ऐसे हाथ चलाना है, ऐसे पैर चलाना है, वो तो आपको समझ में आ गया। जब आप पानी में आपको बता दिया जाता है, फिर आप देखिए हाथ पैर फूलने लगते हैं चलाने की जगह, होता है कि नहीं होता है। लेकिन ऐसा ना हो, इसके लिए भी हम आपके साथ में रहते हैं। कहने का मतलब है कि जब आपको हम सारी चीजें क्लास में बता देते हैं, फिर आपके मॉक इंटरव्यू लेते हैं। पूरा इसी तरह से एक बोर्ड बनाते हैं, 5-6 लोग जिसमें एक्सपर्ट हर फील्ड से रिलेटेड होते हैं, उनको हम बुलाते हैं। फिर आपकी इधर हॉट सीट डाल दी जाती है जिस पर बैठ करके हम आपका इंटरव्यू लेते हैं। तो जो क्लास में दिया गया ज्ञान है उसको आपका 25 से 30 मिनट में पूरा हम निचोड़ लेते हैं। और जो भी आप गलतियां करते हैं वो हम आपको कैसे बता पाते हैं, कि जैसे रिकॉर्डिंग हो रही है इसी तरह से हम आपके इंटरव्यू को भी रिकॉर्ड करवाते हैं। फिर वो आपको हम दिखाते हैं कि देखिए आपने इस पॉइंट पर यहां गलती की, ये आपने इस तरह से बॉडी लैंग्वेज आपका होना चाहिए था, आपका इस तरह से आई कांटेक्ट होना चाहिए था। ये सारी चीजों को फिर बाद में हम आपको डिस्कस करते हैं। और साथ में आपके और भी साथी लोगों का आपको इंटरव्यू देखने को मिलता है, उससे भी आप सीखते हैं। तो ये सारा प्रोसेस यानी कि हम समीक्षा इंस्टीट्यूट में लगातार करते आ रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि प्री से लेकर के और इंटरव्यू तक, सिलेक्शन तक हम आपके साथ में हैं। बस इसमें जरूरत होती है आपकी डेडिकेशन की, आपकी कॉन्सेंट्रेशन की, और पूरी तरीके से एक इंस्टीट्यूट के ऊपर फेथ कर लेना, वो बहुत जरूरी होता है। डॉक्टर की दवा असर तभी करती है जब आप उस पर फेथ करें, और टीचर का ज्ञान तभी आपके अंदर जाता है कि जब आप उस पर फेथ करें। तो ये सारे आयाम हमने स्थापित किए हैं, हमने रिजल्ट दिए हैं, इसीलिए आप मुझ पर ट्रस्ट कर सकते हैं।
और अभी 2020 का जो सिलेबस चेंज हुआ है, मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, ग्वालियर की कोई बात ही नहीं कर रहा हूं। मैं ग्वालियर से लेकर के भोपाल, इंदौर, हर जगह, जबलपुर, किसी भी इंस्टीट्यूट ने अभी तक मेंस के पूरे कंप्लीट नोट्स तैयार नहीं कर पाए। एकमात्र समीक्षा इंस्टीट्यूट है जिसने पूरे 37 यूनिट्स का मेंस का कंप्लीट सिलेबस हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में समान रूप से तैयार कर दिया है। स्टूडेंट पढ़ कहीं भी रहा हो, लेकिन उसकी मजबूरी है समीक्षा इंस्टीट्यूट के नोट्स पढ़ना। ये दूसरे इंस्टीट्यूट के नोट्स अवेलेबल ही नहीं है मेंस के लिए। इंदौर में बड़े बड़े नाम हैं जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, लेकिन नोट्स समीक्षा इंस्टीट्यूट के ही पढ़े जा रहे हैं। और इंग्लिश मीडियम में तो बिल्कुल वैक्यूम है, कहीं कोई तैयारी नहीं कर पाया अभी तक, सिर्फ समीक्षा इंस्टीट्यूट को छोड़ करके। पूरे मध्य प्रदेश में हमारे इंस्टीट्यूट के नोट्स पढ़े जा रहे हैं। लेकिन ये हमारा दुर्भाग्य है कि ग्वालियर चंबल संभाग में वो कल्चर नहीं है। मैं देखता हूं, मैं आपको एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूं। ये बात मैंने किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर नहीं कही है, बल्कि उसका एक फैक्ट है। मैं आपको बताऊं, ये कोरोना काल में, दोनों कोरोना काल में मैंने ऑनलाइन टीचिंग की और ऑनलाइन का मेंस का भी मैंने प्रैक्टिस करवाया। मेरे कम से कम 15 से 20 ग्रुप हैं, जिसमें मुझे लगता है कि लगभग 3000 स्टूडेंट जुड़ा होगा। और जब मेंस के हम आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करवाते थे, तो एक दिन में लगभग यानी कि 150-200 बच्चे यानी कि सक्रिय होते थे। और यदि हम 150-200 बच्चों में देखें तो अपनी ग्वालियर चंबल संभाग से मुश्किल से 10 या 15 स्टूडेंट ही आंसर राइटिंग करते होंगे, मुश्किल से 10 या 15। क्योंकि यहां का जो स्टूडेंट है उसका एक ही फोकस रहता है, प्री का बहुत मास्टर होता है, और मेंस की बात आई फिर फैल जाता है पूरी तरीके से। और वो एक बार नहीं, कई बार मेंस दे चुका होता है, और फिर वो कहता है कि मेरी किस्मत साथ नहीं दे रही। किस्मत तुम्हारी बराबर साथ दे रही है, क्योंकि प्री की आप तैयारी कर रहे हैं, प्री आपकी बार बार क्वालिफाई हो रही है। मेंस की आप तैयारी नहीं कर रहे हैं, तो मेंस आपकी क्यों निकलेगी भाई? तो मैं स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक बच्चों से, क्लास में स्टूडेंट से यही बोलता हूं कि आप साल भर मेंस को ही फोकस करें, क्योंकि मेंस ही मेंस है। मेन एग्जामिनेशन पर आपको पूरा फोकस होना चाहिए। आपको अच्छा आंसर राइटिंग आना चाहिए, तो ही आप यानी कि मेंस को क्वालिफाई कर पाएंगे। और मेंस के मार्क्स काफी ज्यादा होते हैं इंटरव्यू के कंपैरिजन में। यदि आप मेंस को बहुत अच्छी तरह से कर लेते हैं तो फर्स्ट टाइम में ही आप सिलेक्ट होते हैं, और नहीं तो वही बार बार आप कीर्तिमान स्थापित करते रहेंगे, बोले मैंने 5 मेंस लिखे हुए। मैं कहूँ तो 50 मेंस और लिखोगे अभी, क्योंकि तो मेंस की तैयारी नहीं कर रहा है, इसलिए तो मेंस क्वालिफाई नहीं कर रहे हो। यहां का स्टूडेंट मैंने देखा है कि बस प्री का मास्टर रहता है, और जो पढ़ने भी आता है वो यही बात करता है कि सर अभी पहले मैं प्री की तैयारी तो करवा दो, और यही उसकी गलती होती है। उसकी ये गलती होती है कि वो प्री के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी शुरू कर देता है, वो फैक्ट को पकड़ना स्टार्ट कर देता है, वो कॉन्सेप्ट पर तो आता ही नहीं है कभी भी, और वही फैक्ट जो उसने प्री में तैयार किए होते हैं उन्हीं के बेसिस पर वो मेंस का आंसर राइटिंग करता है। फिर वो ऐसा लिखता है कि ऐसा लिखता है, यदि वो खुद भी पढ़े तो शर्मा जाए, बहुत ही गंदे तरीके से। उसको पता ही नहीं है ना, वो प्री के नॉलेज के बेसिस पर ही मेंस को क्रैक करना चाहता है, वो पॉसिबल ही नहीं होता। तो आपकी जो राइटिंग स्किल है वो डेवलप करना है, आपको अपना लेखन शैली का कौशल विकसित करना है, आपको साल भर मेंस की तैयारी करना है। बस प्री की तैयारी आपको उस दिन से करना है जिस दिन से नोटिफिकेशन आ जाए और एग्जाम तक बकाया सारे टाइम आप मेंस की तैयारी करें। अब वो टाइम आ चुका है कि आप प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी शुरू कर सकते हैं। लेकिन साथ में मेरी एक और सजेशन आपको रहेगा, जो सीरियस स्टूडेंट है उनके लिए, कि अभी भी वो कुछ मेंस का पार्ट पढ़ते रहें। उसका रीजन ये है कि आपको इधर 4 महीने का टाइम मिला हुआ है प्रारंभिक परीक्षा के लिए, और मेंस के लिए सिर्फ 3.5 महीने का है। ये 2 पेपर आपको मतलब प्री के जो है जनरल स्टडी और सीसेट के लिए 4 महीने का टाइम मिला हुआ है, उधर 6 पेपर हैं।
उनको तैयार करने के लिए सिर्फ 3.5 महीने मिले हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आपको अभी भी थोड़ा सा मेंस को फोकस करते हुए स्टडी करना पड़ेगी। आप चाहे तो वो टॉपिक लेकर के चल सकते हैं जो प्री में नहीं है, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि जो प्री में टॉपिक है उनको प्री और मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से साथ में पढ़ते चले, तो उससे आपको प्री भी तैयार होता चलेगा और मेंस भी तैयार होता चलेगा। तो ये रणनीति आपको बनाना पड़ेगी, आपको तय करना पड़ेगा। और यदि ये सब कुछ आपने कर लिया तो 100% मान के चलिए कि आपका सिलेक्शन श्योर होना है। सबसे ज्यादा जो दिक्कत आती है मेंस में आपका वो आती है 3 मार्कर क्वेश्चन में। क्यों? क्योंकि ये आपकी जो शैली होती है वो गागर में सागर भरने जैसी होना चाहिए, यानी कि कम शब्दों में सटीक बात लिख देना, इधर उधर की नहीं, सीधी वही बात जो क्वेश्चन में पूछे गए वही आंसर होना चाहिए। यदि वो आपने लिखा है तो 100% ये मान के चलिए ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनमें आपके पूरे 3 में से 3 नंबर मिलते हैं। ये मात्र ऐसे क्वेश्चन है जिनमें 3 में से 3 मिलते हैं। आप 5 नंबर में से 5 नंबर लाना बहुत ही मुश्किल है, आपको 4 दे देगा। बहुत ज्यादा आपने कलम तोड़ दी होगी कि वो जो जैसा चारा वैसा आपने लिख दिया होगा, तो आपको 4.5 नंबर पॉसिबल ही नहीं है कि वो 5 कैसे भी दे दे, हद से 4 नंबर देगा। और जो आपके लॉन्ग क्वेश्चन है, दीर्घ उत्तरीय जो प्रश्न है, उनका आपका कितना भी आप अच्छा लिख देंगे, 11 नंबर का आता है, 200 शब्दों में उनका आंसर लिखना होता है, आपको 11 में से 11 कैसे भी नहीं देगा, 10 भी नहीं देगा, 8-9 नंबर तक आपको दे सकता है, बहुत अच्छा लिखा हुआ। तो कहने का मतलब ये कि यहाँ पर आप 3 नंबर वाले क्वेश्चन उन पर थोड़ा फोकस कर लिया या ध्यान दे दिया तो वहां पर आपके पूरे नंबर आने की संभावना है। बस इसमें दिक्कत ये आती है कि 3 नंबर के आंसर को हम प्रॉपर लिखें कैसे, ये सब कुछ मैंने कर दिया है। बस आपको ये करना है कि उसको लिखने की प्रैक्टिस करनी है। मैंने अलग से 3 मार्कर के लिए हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में 4 वॉल्यूम निकाले हैं। फर्स्ट पेपर के लिए वॉल्यूम फर्स्ट, सेकेंड पेपर के लिए वॉल्यूम सेकेंड और थर्ड पेपर के लिए वॉल्यूम थर्ड। इसके बाद आपका जो पेपर फोर्थ है और थर्ड, सॉरी फोर्थ और फिफ्थ, फोर्थ आपका एथिक्स का है और फिफ्थ आपका हिंदी का है, इनको मिलाकर के वॉल्यूम 4 निकाला गया। इसमें मैक्सिमम जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं 3 मार्कर के लिए, वो सारे मैंने क्वेश्चन उस बुक में लिख दिए हैं और उनका प्रॉपर आंसर भी लिखा है। यदि वो आपने प्रैक्टिस कर ली, जो अभी तक मध्य प्रदेश में किसी भी पब्लिकेशन ने ये नहीं निकाला है 3 मार्कर के लिए, नए सिलेबस के, लेकिन इंग्लिश में तो अभी तक किसी ने भी नहीं निकाला, ना पुराने सिलेबस में ना न्यू सिलेबस में। हमने इंग्लिश मीडियम में भी तैयार कर दिया है। अब धीमे धीमे मार्केट में ये हमारे वॉल्यूम अवेलेबल होने लगे हैं, यानी कि कुछ अभी प्रेस में है, कुछ मार्केट में है, कुछ अंडर यानी कि अभी राइटिंग में है। मतलब ये सारे लगभग आपके 15 जनवरी तक सारे मार्केट में अवेलेबल हो जाएंगे, पूरे 8 के 8 वॉल्यूम, जिसमें हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों। अभी जो वॉल्यूम फर्स्ट मार्केट में हमारा अवेलेबल हो चुका है, वो हम अभी मिनी को बैक करना चाहेंगे और फिर हम तो आपको बताते ही रहते हैं। अभी मिनी आपको वो सारे रहस्य उद्घाटन करेंगी जो सफलता के क्या सूत्र होते हैं, कि एक सफल व्यक्ति किस तरह से सफलता अर्जित करता है। और मिनी के एक मैं खूबी आपको बता दूं, ये इंग्लिश मीडियम की स्टूडेंट थी, लेकिन इन्होंने हिंदी मीडियम लिया क्योंकि और ज्यादा मैक्सिमम स्टूडेंट उस समय हिंदी मीडियम के ही हुआ करते थे। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि लगन और मेहनत और एकाग्रता क्या होती है। जब मेंस की क्लास में मिनी ने हिंदी मीडियम में बैठना स्टार्ट किया था, तो ये लिखते लिखते कई गलतियां कर बैठती थी, खास करके मात्रा संबंधी। लेकिन ज्यादातर स्टूडेंट क्या होता है कि अपनी गलती को छिपाने की कोशिश करता है। डॉक्टर के पास अपनी मर्ज छिपाओगे, आप कभी ठीक नहीं हो पाओगे, और टीचर से आप अपनी कमजोरी छिपाओगे, कभी आप सफल नहीं हो पाओगे। ये जानबूझ करके सारी कॉपी लिख करके उस दिन पूरी चेक करवाते थे। मैं सारे उनमें गलतियों में इनके गोले बना देता था।
अगले दिन ये सारे सुधार कर लेती थी, ज्यादा शब्दों को मैं भी लिख देता था। लेकिन उनकी लगन ये थी कि लास्ट में जो स्टार्टिंग में हर पेज पर गोले गोले बने होते थे, फिर गोले खत्म हो गए। कहने का मतलब ये कि उन्होंने अपनी सारी गलतियों को दूर कर लिया और न केवल अच्छा लिखना उसमें शुरू किया, बल्कि 3 बार सिलेक्शन भी लिया। और एक और आपको बता दूं कि हिंदी में बहुत अच्छा काव्य लेखन भी करती हैं। मतलब जहां हिंदी भाषा में इतनी कमजोरी थी और आज हिंदी भाषा पर इतना जबरदस्त कमांड है कि उसमें वो काव्य लेखन भी करती है। तो ये आपके ऊपर है कि आप क्या चाहते हैं, किस तरीके से करना चाहते हैं। और यदि आपने मेहनत कर ली तो 100% मान के चलिए कि पहली बार में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ये बुक रखी 3 मास्टर वाली है। इसी तरीके से आपके 3 वॉल्यूम और हिंदी मीडियम के हैं, वॉल्यूम 2nd, 3rd और 4th, जिसमें 2nd अभी प्रेस में पहुंच चुका है, 3rd आज प्रेस में जाने वाला है। और मैंने कहा था कि 15 जनवरी तक सारे हिंदी इंग्लिश मीडियम के पूरे 8 वॉल्यूम मार्केट में अवेलेबल हो जाएगी। जो सबसे ज्यादा मार्किंग करवाते हैं, सबसे ज्यादा दिक्कत देते हैं, वो यही है 3 नंबर वाले क्वेश्चंस का आंसर प्रॉपर तरीके से लिखना। तो मैंने हर यूनिट को टॉपिक वाइज इसमें लिखा है। आप देखेंगे आपका काम बड़ा आसान हो गया है। ये मिनी को मैं भेंट करना चाहूंगा। अब मैं चाहूंगा कि मिनी आपको संबोधन दें और बताएंगे किस तरीके से आपने सफलता अर्जित की है। सबसे पहले तो थैंक यू सर, जो भी न सिर्फ यहाँ मंच पे बुलाने के लिए, बल्कि जो भी मैंने अर्जित किया, जो कुछ भी छोटा मोटा मैं पा पाई, उसके लिए मैं सबसे पहले सर को धन्यवाद देना चाहूंगी। उसके बाद आपके बीच और मेरे बीच कितनी दूरी है? सिर्फ 10 कदम 20 कदम इतनी दूरी है। लेकिन इस दूरी को तय करने के लिए एक तो कोचिंग है और एक आप खुद हैं कि आप क्या करना चाहते हैं, आप सच में बनना चाहते हैं या नहीं। मेरा वन वे कम्युनिकेशन में कभी भी विश्वास नहीं रखती हूँ, तो मैं जो सवाल करूँ मैं चाहूंगी कि आप लोग कुछ बताएं, क्योंकि ज्ञान देने के लिए तो सर से बेटर कोई भी नहीं दे सकता। लेकिन मैं आपको हम जब तैयारी करते हैं तो बहुत सारी परेशानियां हमारे सामने आती हैं, मेरे सामने भी आई और हर व्यक्ति के सामने आती है। लड़कियों के सामने आती है कि शादी के लिए बहुत प्रेशर होता है, और जिनकी शादी हो गई होती है बहुत सारी चीजें रहती हैं। तो इस जो भी हम पढ़ रहे हैं वो तो हम पढ़ ही रहे हैं, प्लस हम अपने विचारों को इतना शुद्ध करें, हमको खुद पे इतना विश्वास होना चाहिए कि हाँ हम कर लेंगे, हाँ हम डेफिनेटली या 100% हम करेंगे, क्योंकि जैसा आप सोचते हो वैसा आप पा लेते हो। हम खुद पे कितना विश्वास रखते हैं ये सबसे महत्वपूर्ण है। तो जब मैं यहाँ आई थी तब मैं इंग्लिश में मैंने सोचा था कि मैं इंग्लिश में मैं तैयारी करूंगी, बट उस समय चूंकि जो नोट्स थे या जो सिलेक्शन का लेवल था वो हिंदी माध्यम से ज्यादा होता था। या तो मैं इंग्लिश में तैयारी करती रहती, जैसे उस समय सब्जेक्ट्स भी हुआ करते थे। 2012 में मैंने जब तैयारी शुरू करी थी तो सिलेक्शन हिंदी माध्यम से ज्यादा हो रहा था, तो मेरे लिए उस समय आसान था कि मैं हिंदी माध्यम में तैयारी करना शुरू करूं। तो मैं अपनी थोड़ी सी जर्नी बताऊंगी, उसके बाद मैं चाहूंगी कि आप लोग भी मुझसे सवाल करें, ताकि आप लोगों के मन में जो विचार आ रहे हैं उनका मैं जवाब दे पाऊं, और आपके ज्ञान के साथ साथ हो सकता है मेरे ज्ञान में भी वृद्धि हो, क्योंकि हम हर व्यक्ति से कुछ ना कुछ सीखते हैं और यहाँ पे बैठे हर व्यक्ति से कहीं ना कहीं मुझे कुछ सीखने को मिले। तो मैं अपनी जर्नी के बारे में आपको बताती हूँ। 2012 में मैं एक बार सर के सामने रोने भी लगी थी। सर को याद होगा कि सर मुझे तो कुछ नहीं आता और लोग बहुत होशियार हैं। वो ये था कि मुझे ऐसा लगता था मुझे फर्स्ट आना है, मैंने ये सोच रखा था कि मुझे फर्स्ट आना है, तो फर्स्ट आना है, और मेरे को आदत है जीतने की, मुझे आदत है, जिद नहीं है आदत है। तो उसके लिए मेरे को एक न्यूज़पेपर पढ़ने में लगभग 3 घंटे लगते थे। मेरी एक फ्रेंड थी सोनम शर्मा, उसकी राइटिंग बहुत अच्छी थी, तो हमने अ ई उससे बनाना, उससे सीखा कि अ ई वो कैसे लिखती है, और मैं पढ़ रही होती थी और अ ई उसके जैसे लिखती थी, और आज मेरी राइटिंग बिल्कुल उसके जैसी है। तो ये हर एक चीज महत्वपूर्ण है। एक जो पीएससी
का या जो एक सिविल सर्विसेज की तैयारी करता है उसके वो हर एक बिंदु पे काम करता है। उसका दिमाग इतना खुला हुआ होता है कि वो अपने आसपास की अपनी सराउंडिंग से हर चीज से सीखता है। तो मैंने सोनम से जैसे मैंने अपनी राइटिंग में सुधार किया, उसके बाद मेरी फ्रेंड अमरजीत, हमने हमेशा कलेक्टिव स्टडी की है। मैं बोलना चाहूंगी मैंने जितनी फीस दी है उससे कहीं ज्यादा मैंने यहाँ पढ़ाई करी है। सर को भी पता है, लगभग 4 साल तक में हम लोग रोज आते थे और कई बार तो लड़ भी जाती थी। मैं हूँ विरोधी, क्योंकि मुझे लगता है जब जो चीज सही नहीं हो रही, पीएससी आप अधिकारी बनना चाहते हो, आपको इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि आपको अपने विचारों को कहना आना चाहिए। आप जो सोचते हैं उसको आप जब कह पाएंगे, जब व्यक्त कर पाएंगे, तभी आप लिख पाएंगे। आपके विचारों में क्या क्लियरिटी होनी चाहिए। सपोज आप क्रिप्टो करेंसी के बारे में पढ़ा आपने, लेकिन उन विचारों को यदि आप लिख ही नहीं पाओगे, व्यक्त ही नहीं कर पाओगे, तो कैसे होगा। और इसके अलावा मैं कहना चाहूंगी कि मैं इस साइड आऊं, तो मैं कहना चाहूंगी कि जैसे कि हम पढ़ रहे हैं तो एक रिलेट करके पढ़ें। मतलब जैसे हमारे मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं के विषय में कोई बताना चाहेगा? कोई भी नहीं बताना चाहेगा। स्वास्थ्य सेवाओं के विषय में हम क्या जानते हैं, हम कैसे पढ़ना चाहिए, मतलब हमें रटा हुआ होना चाहिए, फिगर्स हमें रटे होना चाहिए, तब हम आपको मेंस में उसको लिख पाएंगे। तो मैंने तो सबसे पहले मेंस लगाई थी। तो मेंस ही मेन होता है, वही डिसाइड करता है आपको कौन सी पोस्ट मिलेगी। हालांकि मेरे इंटरव्यू में, लास्ट इंटरव्यू में आई गॉट 155 मार्क्स इन 175 एंड इट वाज 3rd हाईएस्ट मार्क। तो उसके लिए आपके मतलब मुझे लगा कि मैं जो सोचती हूँ मैं वो व्यक्त कर पाती हूँ, उसका एक सबसे बड़ा रीजन था विचारों में क्लियरिटी। तो प्राइमरी, जैसे मैं अगर स्वास्थ्य सेवाओं के विषय में बताऊं, मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य सेवा के बारे में, तो पहले तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होते हैं। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सबसे बड़ी इकाई, मतलब 52 जिले हैं, 52 जिलों में 97 होते हैं, ठीक है। तो रिलेट करके पढ़ो। उसके बाद होते हैं, और उससे बड़ी इकाई मतलब होती है कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। कम्युनिटी हेल्थ सेंटर कितने हैं? 321। उसके बाद प्राइमरी हेल्थ सेंटर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर कितने हैं? 1 2 3 2। तो रिलेट करके उसके बाद सब हेल्थ सेंटर कितने? शायद 10,000 समथिंग है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, बहुत टाइम हो गया है मुझे पढ़े। और फिर डिस्ट्रिक्ट, अपने यहाँ कितने डॉक्टर्स हैं, कितने रजिस्टर्ड डॉक्टर्स हैं? तो लगभग 4000 रजिस्टर्ड डॉक्टर हैं, 4708। तो मैं जब ब्रश करती थी तब भी मेरे दिमाग में होता था मैं कि ये रशिया के प्राइम मिनिस्टर कौन बने। मेरे को इतनी ज्यादा रटने की आदत थी। एक अरुण शर्मा सर पढ़ाते थे, तो वो बोलते थे कि मैं एकदम से जो भी सवाल होते थे मैं उसको जवाब देती थी। तो हम उस मोड में रहना चाहिए। हम पढ़ रहे हैं तो पढ़ाई के मोड में, हमको ये पता होना चाहिए। हम बाकी सारी चीजें, मैं बहुत घूम फिरती हूँ आज, लेकिन उस समय मैं सिर्फ पढ़ाई करती। सिर्फ 4 साल तक मुझे नहीं पता कि मेरे घर में कोई फंक्शन था या कुछ भी था। मतलब सीरियसली मेरी बहन की शादी थी, मैं उसमें सिर्फ 1 दिन की छुट्टी ली, सिर्फ 1 दिन की मैं छुट्टी ली, और बाकी मैंने कभी छुट्टी नहीं ली। और मैं हर रोज कोचिंग आती थी। तो इसके लिए मतलब हार्ड वर्क, डेडिकेशन, और आप अपने विषय में अपने को हर रोज परिष्कार कीजिए, हर रोज अपना बेहतर देने का प्रयास कीजिए, हर रोज कुछ नया सीखिए। सिर्फ आप पढ़ते रहेंगे, इसको रट लिया, उसको लिखना भी सीखिए। क्योंकि मतलब सर ने बताया कि मेंस की तैयारी कोई नहीं करता, सीरियसली यहाँ मेंस की तैयारी कोई नहीं करता। मैं और अमरजीत ही सिर्फ मेंस लिखते थे। और एक चीज और, जैसे आप कलेक्टिव स्टडी करते हो, लेकिन आपको लगता है कि आप किसी को बता दोगे तो वो बेहतर जान जाएगा, तो बताना सीखो। जो आप पढ़ रहे हो, अगर आपका कोई मेंटल लेवल वाला व्यक्ति है, उसके साथ सही बोलो, उसको सही बताओ कि आप क्या पढ़ रहे हो। क्योंकि एक माइंड काम करता है तो एक दिशा में करेगा, लेकिन 2 माइंड जब हो जाएंगे तो हम ज्यादा बेहतर अपना आउटपुट दे पाएंगे। हमें पता होगा कि हम कहाँ हैं। हम दोनों में इतना कंपटीशन रहता था, हम दोनों को ही फर्स्ट आना होता था। तो इसीलिए आप अपने दोस्त के साथ एक हेल्दी कंपटीशन रखिए।
कलेक्टिव स्टडी इज ऑलवेज बेटर देन अलोन। मतलब कलेक्टिव स्टडी करोगे तो आप उसका ज्यादा बेहतर आउटपुट दे पाओगे। और लकीली हम दोनों का ही सिलेक्शन हो गया। और पहला जो सिलेक्शन था अमरजीत का हुआ था, वो कहते हैं ना 3 इडियट में एक डायलॉग है, आप सिलेक्ट होते हो नहीं आपका दोस्त सिलेक्ट होता है तो बहुत बहुत बुरा लगता है। एंड 3 इडियट में सुना है ना, तो मैंने वो फील किया, वो दुख वो दर्द बहुत तकलीफ होती है। लेकिन फिर भी वो 1 महीने का पीरियड बहुत ऐसा लगता था कि कैसे बात करूं, क्या कोचिंग पे भी कैसे आऊं, मतलब ऐसा लगता था, मतलब एकदम से आप 3-3, 4-4 बजे तक जिसके साथ पढ़ रहे हो, मेरे मुझसे 100 नंबर उसके ज्यादा थे। तो बहुत दिल तोड़ने वाला मोमेंट था। बट फिर कभी ना हार मानने वाला आत्मविश्वास। मतलब ठीक है आज आपका नहीं हुआ। मेरे जियाजी ने एक सवाल किया, कितनी बार होता था जब वो तेरे लिए खड़ी रहती थी? तो मैं रोने लगी। तो तब मुझे रियलाइज हुआ कि हम कितना छोटा सोच पाते हैं। और सच में सीरियसली मैं उसके लिए कुछ भी कर सकती हूँ और वो भी मेरे लिए कर सकती है। लेकिन उस समय ऐसा लगा था कि लेकिन उस समय यदि मैं हिम्मत हार जाती या मैं तैयारी करना छोड़ देती तो शायद मैं इस मुकाम पे नहीं पहुंच पाती। तो 2016 की बात है। एक मोमेंट आता है, अगर आपने पूरी मेहनत करी होती है, एक मोमेंट आता है जब आप सब कुछ अचीव कर लेते हो। मतलब आपकी दुनिया बदल जाती है। एक कमरे में रहने वाली, सिर्फ एक कमरे से कोचिंग तक आने वाली लड़की आज बोल रही है। मैं कई मंचों पे भी बोलती हूँ। तो अगर हमने लेकिन कभी इंतजार नहीं किया पेपर का। हमारे टाइम पे तो रिजल्ट भी नहीं आ रहे थे, सबको पता है 2012 के बाद 15 में ही सारे रिजल्ट आए थे। तो हमको नहीं पता, हमें इंतजार नहीं रहता था कि प्री आएगा। हम हमेशा से ही तैयारी करते रहते थे। मतलब प्री, मेंस, इंटरव्यू। आज मेंस हुआ तो कल से इंटरव्यू की तैयारी। मतलब एक दिन भी हम वेस्ट नहीं करते थे। मुझे याद है प्रदीप भदौरिया सर पढ़ाते थे, तो मैंने जैसे ही मेंस लिख कर आई, दूसरे दिन मैंने उनको फोन किया, सर इंटरव्यू की तैयारी करनी है, आप तो सिलेक्टेड हो तो हमको बता दो कि हम कैसे क्या क्या पढ़े। तो उन्होंने कहा कि अरे 2 दिन तो रुक जाओ। तो मतलब आप मोड में होना चाहिए। प्री के मोड में आपको, आप जैसे पढ़ रहे हो, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, तो आप ब्रश कर रहे हो, आप खाना बना रहे हो। कई लोगों को कुछ काम करना पड़ता है। आप बाजार जा रहे हो तो आपको वो दिमाग में रहना चाहिए कि हमने ये पढ़ा था, तो उससे हमको याद रहेगा। ये चीज मैं कैसे याद रख पाई? प्राइमरी क्योंकि ये मैंने उस टाइम बहुत अच्छे से पढ़ी थी और मुझे आज भी ये याद है। तो उस टाइम अभी आप जो पढ़ते हो उसे जीवन में उतारो, डे टू डे लाइफ में अपने जीवन में उतारो। आप जो पढ़ रहे हो और रोज लिखने की प्रैक्टिस करो, क्योंकि यहाँ सच में ये समस्या है कि लोग प्री पढ़ते जाते हैं। हालांकि मेरा कभी प्री नहीं रुका, मेरा भी नहीं रुका, लेकिन मैंने मेंस की भी रेगुलर तैयारी की थी। और मैं तो बहुत विरोधी हूँ और मैं विरोध भी कर देती थी। मुझे लगता था कि ये ठीक नहीं हो रहा, तो मैं बोलती थी ये सही नहीं हो, ये सही नहीं है। एक बार 200 लोगों की लगभग क्लास थी, जैसे मेरी स्पेलिंग बहुत मिस्टेक होती थी। एक पेज में लगभग 10-20 पे गोले लगते थे। मुझे बहुत दुख होता था। बट मैंने एक सवाल पूछा, 200 लोगों की भीड़ थी। मैंने सवाल पूछा, सर इसमें छोटी अभिव्यक्ति में छोटी की मात्रा आएगी कि बड़ी की मात्रा? और जो सर थे उन्होंने मेरी बहुत हंसी उड़ाई, बहुत, मतलब पूरी क्लास में मेरी बहुत हंसी उड़ाई, लिटरली बहुत। लेकिन वो जो हंसी थी ना, वो उसने मुझ में साहस भरा। मैंने सर को बाद में बोला, सर मेरी हिंदी बहुत वीक है और मैं इसके लिए यहाँ पर आई हूँ। और उन्होंने कहा कि बेटा जवाब तो ऐसे ही मिलेगा। मैंने कहा कि हाँ ठीक है सर, मैं सवाल तो ऐसे ही करूंगी, क्योंकि मैं यहाँ पढ़ने आई हूँ। मैं परफेक्ट नहीं हूँ, इसीलिए मैं पढ़ने आई हूँ। और मैं यहाँ, और उसके बाद लकीली मैं अब ठीक ठाक, मेरी हिंदी है, मैं ठीक ठाक लिख लेती हूँ। और राइटिंग पे भी मैंने वर्क करा और लगातार वर्क करा। जैसे लोग कहते थे स्टार्ट, मतलब कि अब तैयारी छोड़ देनी चाहिए, बैंक की तैयारी करनी चाहिए, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, स्टेनो की तैयारी करनी चाहिए। मेरा एक बार हो भी गया था बैंक में, बट मैंने फिर दिया ही नहीं एग्जाम, क्योंकि मेरा एक ही जुनून था कि मुझे ये करना है। क्योंकि एग्जाम हो नहीं रहे थे, इंटरव्यू हो नहीं रहे थे, हम 4 मेंस लिख चुके थे, इंटरव्यू एक का भी नहीं हुआ था। बट फिर भी अंत में जो अगर कहते हैं ना कि हम जब कोशिश करते हैं तो ईश्वर, पूरी सृष्टि हमारा साथ देती है। पूरी सृष्टि कहीं ना कहीं से हम हो जाते हैं। आई ऑलवेज बिलीव इन लॉ ऑफ अट्रैक्शन। एक्चुअली हमारी जो एनर्जी है, हम वो
वी आर द क्रिएटर्स ऑफ आवर जर्नी। हम खुद अपनी जर्नी के, हम अपनी डेस्टिनी के हमने खुद लिखी है अपनी जर्नी को। हम जो सोचेंगे वो हम पाएंगे। अगर आप सोचोगे कि मुझे याद नहीं हो रहा है तो सीरियसली याद नहीं हो सकता, और सर क्या कोई भी याद नहीं करा सकता आपको। आप अच्छा सोचिए, अपने जीवन में अच्छी चीजों को अपनाइए, जो भी अच्छा कर सकते हो, क्योंकि आप सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हो, अपने आसपास भी जो भी अच्छा कर सकते हो वो करिए। जैसे मैं अगर मास्क नहीं लगाऊं दैट्स ओके, बट एक स्टूडेंट मास्क नहीं लगाए दैट्स नॉट ओके, बिकॉज क्योंकि जैसे मैं जब इंटरव्यू देने गई तो एक आंटी बाहर कचरा फेंक रही थी, तो मैंने उनसे बोला स्वच्छ भारत का कवाड़ा कवाड़ा कर दिया आपने। तो मतलब हम उस मोड में होने चाहिए कि हमें सोसाइटी में बदलाव लाना है, जो भी हो बाद में जैसा भी हो, क्योंकि हम जो पढ़ते हैं और जो प्रैक्टिकल जीवन होता है वो थोड़ा सा अलग होता है। बट हमको अपने माइंड में ये क्लियरिटी होनी चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं और हमारे आसपास क्या हो रहा है। तो इसके अलावा विद्यार्थी के जीवन के 5 लक्षण होते हैं, जैसे काक चेष्टा, बको ध्यानम, स्वान निद्रा तथा अल्पाहारी, ग्रह त्यागी, विद्यार्थी पंच लक्षण। तो ये जो 5 लक्षण हैं, मतलब ये आप अपने जीवन में उतारिए। मुझे ऐसा लगता है कि इससे आपको बहुत फायदा होगा। कौवे जैसी चेष्टा, मतलब हर कुछ चीज जानने की इच्छा रखिए। वैसे तो हर व्यक्ति हमेशा ही विद्यार्थी, मैं भी एक विद्यार्थी हूँ, हर समय हर पल अपने जूनियर से, अपने सीनियर से, अपने कलीग से सीख रही हूँ। तो कौवे जैसी चेष्टा रखिए, बगुले जैसा ध्यान, मतलब इतना कंसंट्रेशन। मतलब आज भी यदि मैं ड्राइंग करती हूँ, मेरी एक फ्रेंड है जो मेरे साथ में रहती थी श्योपुर में, तो वो बोलती है कि आपको पता ही नहीं होता कि सामने आसपास क्या चल रहा है, जो करो उसमें 100 नहीं 200% दे दो। मतलब कोई पूरे ऐसा लगा दो कि आपने 100% 200% दे दिया अपना, कि आपको ये रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि आपने मेहनत नहीं करी। 2016 में जब पहला सिलेक्शन मेरा नहीं हुआ था, अमरजीत का हो गया था, मुझे ये रिग्रेट नहीं था कि मैंने मेहनत नहीं करी। मैंने सीरियसली बहुत मेहनत करी थी इसके लिए, मतलब ईश्वर की कृपा से। मतलब सच में मैंने अपना 100 नहीं 200% दिया था। मैं जितना कर सकती थी उससे ज्यादा मैंने किया था। जो एक चीज थी वो एक चीज थी कि मैं थोड़ा सा नेगेटिव हो गई थी उस समय, तो उसके कारण मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। मैंने कहा ना कि हम जो सोचते हैं वही हम अट्रैक्ट करते हैं। तो मैं उस समय असफलता अट्रैक्ट कर रही थी और इसके कारण मैं असफल हुई। तो इसके साथ ही बाकी आप लोग कुछ पूछना चाहें मुझसे तो आप पूछ सकते हैं। हाँ तो पूछिए। थैंक यू। इसको अगर आप अलाव करें तो थोड़ा नीचे कर जी। इसको हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैम जैसा आपने बताया अभी कि रिलेट करना मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है याद करने के लिए। हाँ। वो जो रिलेट वाला कॉन्सेप्ट है वो मैम अगर आप थोड़ा बताएं तो उनके लिए बहुत ही हेल्प हो जाएगा। जी। क्वेश्चन को कैसे रिलेट किया? सपोज अब आप देखिए कर्क रेखा कहाँ से निकलती है, तो मेरे सामने मैप घूम रहा है। मतलब मुझे आप बता पाएंगे कर्क रेखा कहाँ से निकलती है और कितने जिलों से निकलती है? तो मैम 14 डिस्ट्रिक्ट तो है, इतना तो याद आ रहा है। मेरे से एक सवाल पूछा गया था मेंस में, तब मेरा कॉन्फिडेंस बहुत लो था, तो मैं बहुत घबरा गई थी और मैंने सॉरी बोला था। लेकिन आज मैं बता सकती हूँ क्योंकि मेरे सामने मैप घूम रहा है। तो मैप को एक तो जैसे अभी भी मेरे कमरे में, मतलब अभी मैं ग्वालियर आ गई हूँ इसलिए मेरे कमरे में मैप लगा है, वरना मैं अभी 4 ट्रांसफर हो चुके हैं मेरे। तो मेरे दिमाग में मैप है तो मैं आपको बता सकती हूँ। तो मैप को एकदम रट लो, कंठस्थ कर लो कि आपको ये पता होना चाहिए रतलाम के बाद उज्जैन, आगरमालवा के बाद शाहजहांपुर के बाद शायद ये भोपाल, विदिशा, रायसेन से हो राजगढ़, शेडो लास्ट है। ऐसे नहीं वही ना, उन्होंने पूछा लेफ्ट से बताओ या राइट से बताओ, मैं जवाब नहीं दे पा रही थी। 24 सर थे, मैं जवाब नहीं दे पा रही थी। तो मुझे उस समय मैं इतनी घबरा गई थी या शायद मैं मैप को याद नहीं कर पा रही थी। तो मैप को एकदम याद रखो। लास्ट में जैसे अपने वो बनाओ छोटे छोटे शॉर्टकट्स, जैसे राजस्थान से कौन कौन से जिले लगते हैं। तो मैंने क्या बना रखा है, नीमरजा, मैंने अपना ही बनाया था, आप जो भी बनाओ, नीमरजा, नीमच, मंदसौर, रतलाम, झाबुआ, ये वाला इस साइड से लगता है। उसके बाद यहाँ से आगरमालवा, पहले शाहजहांपुर लगता था, अब शाहजहांपुर नहीं लगता है, नीचे आ गया। यहाँ पे राजगढ़ है, राजगढ़ के पास गुना है इस साइड में, इस साइड अशोकनगर है। तो गुना मतलब ऐसा एक चीज
दिमाग में रखो चीजों को, और खुले दिमाग से पढ़ो। बंद दिमाग से पढ़ोगे तो नहीं पढ़ पाओगे। खुद डे टू डे लाइफ में आप जैसे सुबह जैसे मैंने बोला ब्रश कर रहे हो, सोचते रहो, उस मोड में रहो कि आपको फ्री देना है, उस मोड में रहो, मीन्स देना है। आपको क्या क्या चीजें जोड़ सकते हो, जैसे आपने PSLV अभी जो लॉन्च हुआ, शायद अभी आकाश मिसाइल जो लॉन्च हुई है, वो नई नई चीजों को जोड़ना, रिलेट करना सीखो। और जैसे मैंने सिनॉप्सिस बनाए थे जो मैंने 2016 में एग्जाम लास्ट लिखा था, उसमें मैंने सिनॉप्सिस की, क्योंकि बाद में टाइम नहीं होता है आपके पास रिवीजन करने का पूरा, तो छोटे छोटे फैक्ट्स आप लिख लो जो आपको आपके एग्जाम के लिए काम आए। और जैसे आपने 4-5 जो आपके पेपर है, उन 5 पेपर का अलग अलग रखो, एक एक पेज हर क्वेश्चन के बाद छोड़ो, उसको जोड़ना, क्योंकि हर व्यक्ति पढ़ता है। आप मान के चलो मेंस का एग्जाम जो भी लिखेगा वो बहुत बेहतर तरीके से लिखने का प्रयास करेगा, लेकिन आप कितनी चीजों को एड ऑन कर सकते हो वो मैटर करता है, और वही आपको मार्क्स दिलाएगा। जैसे मैं एक न्यूज़पेपर में बहुत बड़ा मैच है, काफी न्यूज़पेपर भी है, तो जैसे मैं दैनिक जागरण का नेशनल एडिशन करता हूँ, तो वो में बेनिफिट कौन सा रहेगा, स्टेट वाइज लगाना ठीक है या नेशनल? दोनों एक ही, 2 नाव में सवार होके आप एक नैया पार नहीं कर सकते। तो मेरे साथ में कई सारे लोग थे जिनको ये नहीं पता था कि उनको MPPSC करना है कि UPSC करना है। लक्ष्य निर्धारित कर लो। अगर आपको MPPSC करना है तो सर आपको बेटर बता पाएंगे, लेकिन मैंने तो दैनिक भास्कर ही पढ़ा है, और बाकी जो मैंने मैगजीन पढ़ी है, मैगजीन में PD प्रतियोगिता दर्पण पढ़ती थी, और दृष्टि के काफी अच्छे हैं पीछे के दृष्टि, तो टॉपिक्स में उसमें से भी कवर करती थी कुछ। बाकी मैंने सच में सीरियसली मैंने समीक्षा इंस्टीट्यूट से बेटर PSC प्री के लिए, मतलब मुझे लगता है काफी सर बता देते हैं कि आप उसको कर लोगे तो हो जाएगा आपका। जैसे सर के टाइम हम लोग खुद ही कंडक्ट करवाते थे, सर से बोलते थे सर जो क्विज कंपटीशन, तो हमारा हर वीक या हर 15 दिन में क्विज कंपटीशन होता था, जिसमें पीढ़ी पूरी रटनी होती थी। 1 मंथ की पीढ़ी हम इतनी रटते थे, एक गर्ल्स का होता था, एक बॉयज का, मतलब 4-5 ग्रुप बन जाते थे। उसमें लकीली मतलब हर व्यक्ति को ना मेरे और अमरजीत के साथ होना होता था, तो उसको हम इतना रट लेते थे, इतना प्लस उसके भी आप छोटे छोटे नोट्स बनाओ। जैसे आप लास्ट में नहीं पढ़ पाओगे, सारी पीढ़ी नहीं रेफर कर सकते, उसके भी आप छोटे छोटे नोट्स बना लो। जो न्यूज़पेपर, मेरे पास इतनी सारी बुक्स मैंने बाद में हटाई थी, मैंने न्यूज़पेपर से भी नोट्स बना रखे थे। आज कौन सा यूनेस्को का प्राइम मिनिस्टर, यूनेस्को का अध्यक्ष बन रहा है, सचिव बन रहा है, तो हम एक चीज को यदि 4 जगह पढ़ लेते हैं, एक तो हमने न्यूज़पेपर से पढ़ लिया, फिर हमने PD से पढ़ लिया, फिर एक अलग मैगजीन से पढ़ लिया, तो यार याद हो ही जाएगा ना। थैंक यू। तो ऐसे ओके, व्हाट्स योर गुड नेम? मैम विवेक शर्मा। ओके, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। इसके अलावा आप लोग मेडिटेशन रेगुलर करिए, क्योंकि बहुत सारी नेगेटिविटीज हैं एनवायरनमेंट में भी, और जैसे कोविड भी है, बहुत सारी बीमारियां भी आती रहती है, बहुत सारी, जैसे मैं तो शिवपुर में बाढ़ देखी, तो बहुत सारे जीवन में बहुत सारी नकारात्मकताएं आती रहती है, और इन नकारात्मकताओं से उभरने के लिए, जीतने के लिए एक चीज है मेडिटेशन। यदि मुझे भी ऐसा लगता था कि 15 मिनट का समय दे देंगे यार, मतलब वेस्ट होगा, इससे अच्छा हम पढ़ लेते हैं, लेकिन वो 15 मिनट आपकी जो मेमोरी शार्प करेगा, आपको याद करने की क्षमताएं बढ़ाएगा, और मुझे लगता है कि मेडिटेशन ने मेरा जीवन सच में बदल दिया। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन में विश्वास कीजिए, आप ये सोचिए कि आप बन गए हैं। जब भी मैं उस समय लाल बत्ती की गाड़ी चलती थी, तो हम लोग तो ऐसा लगता था कि इसमें हम बैठे हुए हैं, मतलब अमरजीत और मैं देखते थे यार लाल बत्ती की गाड़ी दिख गई। तो हम जो अट्रैक्ट करते हैं, हम जो सोचते हैं अपने बारे में, हम वही बनते हैं। जैसे हम फिजिक्स पढ़ते हैं, E=mc², तो वो हमारे जीवन में लागू होता है। वी आर द एनर्जी, वी आर द क्रिएटर्स। हम खुद एक एनर्जी है। हम जैसे होते ना कि अगर हम हंसते हैं तो हम वो हंसी, हम अब वो खुशी अट्रैक्ट करते हैं। तो ये खुशी, ये अट्रैक्ट करने के लिए आप लोग अपने जीवन में ये महसूस करिए कि आप खुश हैं। आप रोज खुद से कहिए कि हाँ मैं खुश हूँ, मैं एक खुश इंसान हूँ। क्योंकि मुझसे जब भी सवाल किया जाता है कि
कि आपके जीवन का उद्देश्य क्या है। तो मेरे जीवन का उद्देश्य सिर्फ एक है, मैं खुश रहना चाहती हूँ। बाकी हमें ये मिल जाएगा, इसके बाद हम खुश हो जाएंगे, हम ये मिल जाएगा उसके बाद हम खुश हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। खुशी तो अपने अंदर है। हम अगर खुश रहना चाहते हैं तो हम खुश रहेंगे, और मेरे जीवन का एकमात्र उद्देश्य है कि मैं खुश रहना चाहती हूँ। तो आप अपने जीवन का उद्देश्य बनाइए। आप खुश रहना चाहते हैं, जो भी करिए खुशी से करिए। मुझसे मेरे एक सीनियर ने कहा था, मिनी यार तुम कितनी खुश रहती हो, मतलब यार मैं फिर बोलते थे तुम ना अपने काम को इसलिए बेटर कर पाती हो क्योंकि ना तुम उसको अपना मान के करती हो, खुशी से करती हो, काम को काम समझ के नहीं करती हो। अभी रिसेंटली मेरे एक सीनियर का फोन आया, हमने कहा मुझे सबसे अच्छी चीज लगती है कि तुमको ऐसा लगता है तुम हर काम को खुशी से करते, ऐसा नहीं तुमको दे दिया काम, कलेक्टर सर ने कुछ काम बोला, किसी ने कुछ काम बोला, तो मैं वो काम खुशी से करती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे करना है, उसमें भी मैं समय निकाल लेती हूँ, घूमने फिरने का भी टाइम निकाल लेती हूँ। तो यदि आप खुशी से करेंगे, किसी भी चीज को आप पढ़ेंगे तो खुशी से पढ़ेंगे तो आपको याद होगा, आपकी मेमोरी तेज होगी। प्लस एक 15 मिनट का समय खुद को दीजिए, खुद अपने आंख बंद करके ही बस बैठ जाइए भले ही, लेकिन खुद को समय जरूर दीजिए। इसी के साथ थैंक यू सो मच। देखिए, मैं मिनी के बारे में एक चीज बहुत बताऊं आपको। वैसे मुझे सारे स्टूडेंट अच्छे लगते हैं, लेकिन वो स्टूडेंट सिलेक्शन के बाद मुझे ज्यादा अच्छे लगते हैं जो ईमानदारी से काम करते हैं। दो तरह से नाम छपता है ना, आपको भी पता है ना। और जो पहला वाला छपता है वो रेगुलर छपता रहता है, और दूसरा वाला छपता है वो एक ही बार छपता है, उसका छपना बंद हो जाता है। तो मिनी उन्हीं में से है जहां पर भी इनकी पोस्टिंग रही है, विदाई समारोह के समय लोगों ने इनको याद रखा, क्योंकि ये हर समय उनके लिए तैयार रहती हैं। पहली पोस्टिंग मुझे लगता है कि शायद मिनी की भिंड में हुई थी, ये श्रम अधिकारी के लिए। वहां इतना शानदार काम किया, भिंड जैसे जिले में काम करना, पहले अचीवमेंट तो इसी बात के लिए होना चाहिए इनको, है ना। नहीं, बहुत अच्छा है। हाँ, क्योंकि मिनी ने वो काम किए तो वहां लोग आज भी याद करते हैं। उसके बाद ये जो नगरीय निकाय की पहली पोस्टिंग शायद बदरवास हुई थी, तो वहां पर वो काम किए थे जो कभी नहीं हुए थे। और सबसे बड़ा अचीवमेंट ये है कि श्योपुर डिस्ट्रिक्ट में जहां यानी कि जो जल ने ठंडा फैलाया था, उसमें यानी कि जो तबाही हुई थी, उसमें बहुत शानदार काम किया। तो ये हर जगह बड़ी ईमानदारी से काम करते हैं। नगर निगम ग्वालियर में भी आपको पता है, मतलब जो नहीं हो सकता वो भी यहां हो सकता है। लेकिन मिनी के बारे में मुझे खबरें तो आती है, बोले कि उनसे वही काम करवाया जा सकता है जो होता है, और वो बिल्कुल हो जाता है, तुरंत हो जाता है। और जो काम नहीं हो सकता वो कैसे भी नहीं हो सकता। मतलब ये अपने जीवन में इसलिए खुश है। आप भी ये ना सोचे कि साहब जाकर के मैं तो एकदम से ताड़म तोड़ में नहीं गए बल्लेबाजी करने लगूंगा, जाकर वो चक्के मारूंगा भ्रष्टाचार के, तो उससे आपको कभी खुशी नहीं मिल सकती है। ये इसलिए खुश है कि परमार्थ का काम कर रही है, बड़ी ईमानदारी से काम कर रही है। मैं आपको बता दूं, एक मेरे परिचित में थे, तो उन्होंने कहा कि वो मेरी मैम के साथ मेरी कुछ दिन ड्यूटी रही, लेकिन मैं वहां से हट गया, बोले मेरा काम नहीं बन रहा था। कहना मतलब ये कि इनके साथ में भी जो लोग भी हैं वो भी नहीं जैसे होते हैं, मतलब ईमानदार हो जाते हैं। यदि आपकी नीयत साफ है, आप अच्छे काम के लिए काम करना चाहते हैं, तो ऐसे नहीं है कि आपको और लोग अच्छे मिल जाएंगे और भी लोग जो ईमान होंगे वो भी ईमानदार हो जाएंगे, लेकिन आपको खुद ईमानदार होना पड़ेगा। तो इनकी एक बहुत अच्छे प्रशासक के रूप में छवि है, ईमानदार प्रशासक की छवि है, इसलिए वो खुश हैं। क्योंकि आप ईमानदारी से काम करते हैं तो आपको खुद देने की क्या होता है, खुशी मिलती है। और किसी का भलाई का काम करते हैं तो और ज्यादा मिल जाती है। एक तो आपको उत्तरदायित्व तो है, दूसरा आपको भलाई करने का मौका मिल रहा है। तो ये प्रशासनिक ऐसा पद होता है यहाँ पर आप हर तरीके से आपको मौके मिलते हैं, आपको भ्रष्टाचार करने का मौका भी मिलता है और आपको ईमानदारी से सेवा करने का भी अवसर मिलता है। मिनी ने वहां पर जो भिंड में कलेक्टर थे उस समय टी लैया राजा जी, उनके साथ में भी काम किया, बहुत लाइक करते थे कि वो भी बड़े ईमानदार व्यक्ति थे। उन्होंने भिंड की छवि को बदलने की कोशिश की थी। तो ऐसा नहीं है कि
व्यक्ति चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन खुद को पहले ईमानदार होना पड़ेगा। रात दिन तो नहीं ईमानदारी का पाठ पढ़ा रहे बोले शाम को लेके आने दो, वो चीज दोनों चीजें नहीं हो पाएंगे कि हंस भी लो गाल भी बुला लो, दोनों चीज एक साथ नहीं होंगी। मतलब आपको अपना पूरा जीवन और चरित्र रहने की ईमानदारी से रखना पड़ेगा। तो मुझे इस बात की बड़ी खुशी होती है कि मिनी का नाम उन लोगों में लिया जाता है जो बड़े ईमानदार प्रशासक है, वो बड़ी ईमानदारी से काम करता है। श्योपुर में तो बहुत ही जबरदस्त तरीके से काम किया और ग्वालियर में भी कुछ अभी टाइम बहुत कम हुआ है लेकिन चीजें आने लगी, तो बड़ी इंपॉर्टेंट जिम्मेदारियां दी जाती हैं इनको। तो व्यक्ति का जो डिटर्मिनेशन होता है काम करने के लिए वो उनके अंदर है, और वो उस समय भी दिखता था जब तैयारी करते थे, और आज यानी कि प्रशासक के रूप में काम कर रहे हैं तब भी दिखता है। तो एक व्यक्ति के जीवन का जो लक्ष्य होना चाहिए ना, वो बिल्कुल ये होना चाहिए कि मुझे खुशी मिलती है। तो खुशी इसी बात से मिलती है कि हर समय वो एक अच्छी सोच के साथ काम कर रहे हैं। वही बेईमानी के साथ में काम करना शुरू कर दें तो रात दिन परेशान रहेंगे। तो ये है कि आप लोगों की मेरी एक सीख रहती है हर किसी से कि आप इसलिए नहीं बने कि आजीविका का एक साधन बन जाए। वो तो आपको इतना यानी कि गवर्नमेंट देती है, सारी सुख सुविधाएं मिलती हैं, सारी चीजें हो जाती हैं, और यदि आप उसको एक ऐसा मंच के रूप में बना लिए कि आप लोगों की भलाई कर सकते हैं, बहुत बड़ा यानी कि ये दायरा होता है। ईमानदारी से आप यदि काम करेंगे तो लोगों की दुआएं भी बहुत मिलेंगी, वही काम आती है। इसलिए मेरी ये सीख रहती है हर समय कि आप लोग ईमानदारी से पहले तो अभी मेहनत करें बनने के लिए, और बनने के बाद भी जरूर ईमानदारी से काम करें मिनी की तरह। अब वो मिनी को भी जाना होगा, टाइम भी आपका काफी हो गया है, तो मैं बताना चाहता हूं कि कल से आपकी एमपीपीएससी प्री की क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं। उसके लिए आप रजिस्ट्रेशन करवा लीजिएगा, और इसमें आपका 4 आवर्स का यानी कि प्री की क्लासेस रहेगी। इसमें आपको 4 सब्जेक्ट के अलग पढ़ाएंगे और 8 होने जा रहे हैं। तो आप लोग यानी कि रजिस्ट्रेशन करवा लीजिएगा, जिससे कि आपकी कल से क्लास सुनिश्चित हो जाएगी। और कोई भी आपका यदि डाउट हो तो मुझसे पूछ सकते हैं, सर से पूछ सकते हैं, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सर? हाँ ऑनलाइन भी करवा सकते हैं। ऑनलाइन अपनी पढ़ाई देखिए उसमें ये है कि सारी क्लासेस, वैसे हमने अपनी क्लासेस को तो ऑनलाइन कर देते हैं, लेकिन सारी क्लासेस हो जाए ये पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो बेहतर ये है कि क्लास में आकर के चीजों को समझेंगे, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि क्या होता है कि ऑनलाइन में आप अपने आप को पढ़ रहे हैं, मतलब एक व्यक्ति इंडिविजुअल पढ़ रहा है, तो वो जो कॉम्पिटिशन होता है वो नहीं हो पाता है, क्योंकि आपका कॉम्पिटिशन वहां पर अपने खुद से है। यहाँ पर क्लास में क्या होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स से कई चीजें ऐसी होती हैं जो टीचर से नहीं मिल पाती, स्टूडेंट से भी अपने साथी लोगों से मिल जाती है। जैसे कि मिनी ने बताया कि हमारे ये दोनों एक ग्रुप स्टडी करते थे, तो वो चीजें भी कई बार क्या होता है कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये ग्रुप स्टडी भी टेस्ट के लिए सर अपन संडे को लिया नहीं, संडे को तो टेस्ट का यानी कि एक वो हो जाएगा, टेस्ट हो जाएगा, है ना। लेकिन ये कि मैंने कहा कि क्लास में कुछ चीजें ऐसी मिल जाती हैं जो यानी कि ऑनलाइन नहीं मिल पाती हैं। वो तो एक मजबूरी वाली बात थी कि जब उस समय यानी कि कोरोना लगा हुआ था, हमने लगातार ऑनलाइन क्लास कई घंटों तक लिए हैं और सारा स्टाफ लेता था। लेकिन आज यानी कि वो माहौल है कि ऑफलाइन में क्लास लेने आ सकते हैं, और कुछ चीजें जो है क्लास में बच्चों के साथ में ही सीखी जाती है, मतलब अपने कलिंग के साथ जो सीखा जा सकता है वो यानी कि आप अकेले इंडिविजुअल नहीं सीख सकते। तो जब तक यानी कि ये चीजें अवेलेबल है ऑफलाइन क्लासेस, तो मुझे लगता है कि आपको यहाँ पर आएंगे ऑफलाइन लेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। और यदि आप कंफर्टेबल ना हो तो फिर बाद में ऑनलाइन भी आ सकते हैं, लेकिन मेरा सजेशन ये है कि ऑफलाइन लेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। और किसी का कोई डाउट या क्वेरीज? जी डाउट टू मिस मिनी. So I want to ask that one of my problem in answer writing, as you used to write to Madhurya sir, my one of the problem is whenever I see the number of questions and time limit, there is this anxiety of fear coming to my mind, how much answer I should write or what to write. I make the plan of answer in my mind, but I'm suddenly dismiss. एंजाइटी सबको होती है, सीरियसली मुझसे ज्यादा एंजाइटी तो किसी को हो ही नहीं सकती, मुझे ऐसा लगता है। मतलब जब मैं एग्जाम लिखती थी, मतलब मुझे ऐसा लगता मेरा आप यदि सतत प्रयास करते हैं इस क्वेश्चन को, यदि आप कई बार, आपकी एज क्या है? 21. ओके, तो आपके पास टाइम भी अभी आपने तैयारी की है,
तैयारी। जैसे एक चैप्टर पढ़ा आपने, एक चैप्टर पढ़ा, उसको उसके क्वेश्चन जैसे सर देते ही हैं, उस क्वेश्चन हुआ करता था, उसको हम 10 मिनट में करना होता था, कैसे भी करना होता था। तो वो टाइम निर्धारित कर लीजिए, हर क्वेश्चन के लिए आप एक टाइम निर्धारित करिए, उसके अनुसार लिखिए। प्लस एक कंसिस्टेंसी भी बहुत जरूरी है। मतलब जैसे कि सर ने भी बताया था कि बहुत सारी चीजें होती हैं पढ़ने के लिए, लेकिन लिखना आपको वही सीमित चीज होता है। जैसे सर ने इसके पहले बताया था 1935 के बारे में, मतलब इतना है कि पढ़ते रहो। लेकिन मैंने सीरियसली इतना नहीं पढ़ा। मैंने तो सर के नोट्स ही, मैंने ज्यादातर समीक्षा इंस्टीट्यूट के नोट्स पढ़े हैं, तो उस नोट्स को इतनी बार सर कई बार क्लासेस में बोलते होंगे, इतनी बार पढ़ लो कि आपको रट जाए। तो उस चीज को हर बार बेहतर तरीके से आप लिख पाओगे। प्लस आप जो करंट जोड़ रहे हो, करंट आप नोट्स बना रहे हो, उसको अपने सिलेबस के साथ जोड़ लो, तो वो एंजाइटी आपकी खत्म अपने आप हो जाएगी। जब आपको ज्ञान होगा तो एंजाइटी खत्म हो जाएगी। सबसे इम्पोर्टेंट है ज्ञान। तो सर ने जो फेथ, सर ने कहा कि फेथ, विश्वास रखो। मतलब आप जो पढ़ रहे हो विश्वास रखो, ये पढ़ रहे हो तो इसमें करो। हाँ, प्लस मैं ये जरूर कहूंगी कि आप कुछ और भी पढ़ते रहो साथ में। ऐसा नहीं, ये तो पढ़ना ही है, इसके साथ भी जहां भी ज्ञान मिले वहां से लेते रहो। ज्ञान लेने में कोई गलत नहीं है। अभी आप विद्यार्थी जीवन सबसे अच्छा जीवन है। हमारे जीवन में तो इतनी सारी परेशानियां रहती है, बहुत सारी परेशानी। मतलब आप जब पढ़ रहे हो सिर्फ पढ़ना है, आपके मम्मी पापा ने आपको भेज दिया है, आपको पढ़ना है। मुखर्जी नगर में पूरा कचरा जाता है, लेकिन कुछ ही लोग होते हैं जो बन के आ पाते हैं, नहीं तो ज्यादातर रह भी है, ज्यादातर अलग डायरेक्शन में चले जाते हैं। तो फोकस, कंसंट्रेशन रखकर जितना आपको मिल रहा है वो आप पढ़े। बहुत सारा इकट्ठा मत करिए, ये वाली बुक भी खरीद लो, वो वाली बुक भी खरीद लो। एक ही बुक को कई बार पढ़ो और इतना कंठस्थ कर लो कि आपके विचारों में क्लियरिटी आ जाए। कर्क रेखा कहाँ से, अंतर्राज्यीय कितने अंतर्राज्यीय जिले आप इतने टाइम से पढ़ रहे हो? अपने मध्य प्रदेश के हाँ, अंतर्दृष्टि बोलते ना, लैंड लॉ 17 जिले हैं। तो आपको ये बेसिक्स जो है वो कंठस्थ होने चाहिए। मतलब मैंने पूछा, आपने जवाब दिया, पूछा जवाब दिया, इतने कंठस्थ होने चाहिए। ब्रश करते वक्त, खेलते वक्त, जो कर रहे हो उसमें उस वक्त आपको ये दिमाग में होना चाहिए। कई बार तो ऐसा होता था, मैं नहा रही होती तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं भूल गई, तो वो पढ़ते रहो। If I may ask, how many answers usually do you write? Do you used to write? डिपेंड करता था। जैसे जिस दिन एग्जाम है उस दिन तो अपन पूरे लिखते हैं। बाकी जो मैंने पढ़ा उसको वापस पढ़कर फिर मैं लिखती थी। और हाँ, एक्चुअली मेरे साथ में प्रॉब्लम ये होती है कि मैं जब आंसर लिखना स्टार्ट करता हूँ तो शुरू में मुझे थोड़ी सी हिचकिचाहट सी होती है कि क्या लिखूं क्या नहीं लिखूं, फिर बाद में जो धीरे धीरे मुझसे बनने लग जाता है। तो मैं वो सबके साथ होता है। स्टार्टिंग करना है में वो आप नॉलेज इज द बेसिक ऑफ ये जो एंजाइटी, ये सारी चीजें जितना पढ़ो उसको लिखना। और हर रोज एक क्वेश्चन ही मैं लिखती थी, एक या दो, कि मैं बोलती हूँ ना कि मैं रोज आ जाती थी कोचिंग। मतलब हमने जितनी फीस पे नहीं करी उतना तो कोचिंग से पढ़ा है, और हर बार हमने नोट्स लिए। जितने भी सर ने अपडेटेड वर्जन है हम सब के हर नोट्स ले लेते थे सर से। My fear is that there are 6 to 7 questions usually for males, and I'm having the time limits of 2 hours, so I think there may be maybe I can only write 1 or 2 answers correctly, and then other. आज आपको लग रहा है, देखो आप फिर फोकस कर रहे हो गलत चीज पे, कि आप नहीं लिख पा रहे हैं। मैंने आपसे क्या है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है और समय काम करता है, तो आप लिख पा रहे हो। सबसे पहले तो अपने विचारों में क्लियरिटी, आप लिख पा रहे हो, आप अच्छा कर रहे हो, आप डीसी बन चुके हो। आप डिप्टी कलेक्टर से नीचे पोस्ट को सोच नहीं लेंगे, क्योंकि एक ही पोस्ट चाहिए आपको, डिप्टी कलेक्टर। तो वो आप अच्छा लिख पा रहे हो, ये सोच कर लिखो। प्लस जैसे आपने सपोज मध्य प्रदेश का गठन पढ़ा, मध्य प्रदेश के गठन को आज लिख दिया, फिर आज से आपका उसका रिवीजन का जब मौका है फिर लिख दिया, और जब भी मन करे तब लिख दिया। जब आप एक चीज से कई बार गो थ्रू हो जाओगे, आप पढ़ लोगे, तो एंजाइटी अपने आप खत्म हो जाएगी। आपको मतलब जैसे मुझे मेरी जब मैं पढ़ती थी अमरजीत बोल से, मेरी एक स्पेशलिटी है कि मैं नंबर्स बहुत अच्छी तरीके से रखती हूँ। मतलब मुझे ऐसा लगता है नंबर घूम रहे हो, मैं नंबर, और उसकी जो स्पेशलिटी है वो
कोटेशन बहुत अच्छे डालते थे, तो मैंने उससे वो सीखा, उसने मुझसे वो सीखा। तो जैसे आप जो भी 2 जने पढ़ रहे हो, एक दूसरे से सीखो कि वो कैसे पढ़ रहा है, कैसे कर रहा है। जैसे ये आइडिया उसका था कि अपन सोनम बहुत अच्छा लिखती है, उससे ई लिखवा लेते हैं। तो आइडिया उसका था फॉलो, और हम दोनों की राइटिंग एक जैसी है। मतलब सीरियसली आप पढ़ोगे ना तो आपको लगेगा ये एक ही व्यक्ति ने लिखी है, हम दोनों की राइटिंग एक जैसी है। तो रोज पढ़ो, मतलब रोज पढ़ो, और ऐसा मत सोचो, ऐसा सोचकर मत लिखो कि आप नहीं लिख पाते। जो पढ़ो उसको जैसा लिख रहे हो लिखो, सबको चेक करा लो। अपने पास वाले, हो सकता है आपको पास वाले का ज्यादा बेटर है, मुझे हमेशा अर्निंग का क्वेश्चन मुझसे ज्यादा अच्छा, आंसर मुझसे ज्यादा अच्छा लगता है। तो आपने, और ऐसा नहीं है कि आप ये सोचो कि आप दूसरे को अपना आंसर दिखा दोगे तो वो कॉपी कर लेगा। मतलब सीरियसली मैं 2014 में जो मेरा सिलेक्शन हुआ था, मैं बहुत बीमार थी, मेरे स्पाइन में इतना दर्द था बहुत, मुझे ड्रिप्स भी बहुत चढ़ी थी। मतलब मैं अल्पाहारी, वो जो अल्पाहारी, मैं सिर्फ दलिया खाती थी, और दलिया किसी के अलावा कुछ नहीं खाती। मैंने उस समय मैगी छोड़ दी। मतलब एक बार क्या हुआ था, रात में मैंने मैगी खाई, मुझे भूख लगी तो वो 3 बजे, और मुझे वॉमिट शुरू हो गई, और मुझे 3 ड्रिप चढ़ी। उसके बाद मैंने मैगी छोड़ दी। मतलब इतना डिटर्मिनेशन होना चाहिए कि जो आप ठान लो वो आप करो। मतलब तो उस डे टू डे लाइफ अपना हर दिन कुछ सीखो, हर दिन पढ़ो, जो परेशानियां आ रही हैं उनसे ओवरकम हो, और लिखो, हर रोज लिखने की प्रैक्टिस करो। मुझे याद है, मेरे हर किसी के मम्मी पापा बोलते थे कि अरे पढ़ लो पढ़ लो। मेरे पापा बोलते थे मुझे ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, पढ़ो मत ही, तुमको कल ड्रिप चढ़ी है, तुम आज रात में 2 बजे पढ़ रही हो। मेरे पापा ये बोलते थे, तो मैं गेट बंद करके नीचे को लगा लेती थी ताकि लाइट बाहर नहीं जाए और पापा को पता नहीं चले मैं पढ़ रही हूँ। तो वो डिटर्मिनेशन आप अपने अंदर लाओ कि आपको किसी और को बोलना नहीं पड़े पढ़ने के लिए, आप खुद के लिए पढ़ रहे हो, खुद की खुशी के लिए पढ़ रहे हो, आपको ज्ञान मिलेगा इसलिए पढ़ रहे हो। वो पढ़कर आप लिखो, तो कोई भी नहीं रोक सकता आपके सिलेक्शन को। मतलब सच में कोई नहीं रोक सकता, और आपको फर्स्ट आने से भी कोई नहीं रोक सकता। Thank you. थैंक यू मैं की बात में केवल एक लाइन में बोलूंगा कि रीड वंस, थिंक ट्वाइस एंड राइट थ्राइस। कितनी बार हो गया? 6 बार। ठीक है ना? पहली बार पढ़ते तो केवल 20% याद रहता है, 80% बात भूल जाता है। लेकिन जैसे जैसे रिवीजन बढ़ता है, भूलने वाले कम होता है और याद होने वाला बढ़ता चला जाता है। तो आप जो पढ़ रहे हो उसको सोचो, वही सोचो। ये पढ़ रहे हो कुछ और, सोचो कुछ और, कभी आपको याद नहीं होगा। ठीक है ना? तो जो पढ़ो उसको 2 बार सोचो, 3 बार लिखो। ठीक है ना? यही सफलता का मंत्र है, अगर संक्षेप में इस बात को कहें तो। ठीक है सर। मेरा नाम शिवानी त्रिपाठी है, और मैं सिविल सेवा की तैयारी शुरू करना चाहती हूँ। तो उसके स्टार्टिंग के लिए मुझे क्या करना चाहिए? और जो जीके होता है वो बिल्कुल भी मतलब मुझे नहीं आता। मैंने तो बिल्कुल जमीन में घुसी हुई थी, मैं तो तब से तैयारी शुरू करी थी। मुझे तो कुछ भी नहीं आता था सीरियसली। मुझे तो हिंदी में लिखना नहीं आता था। मतलब सर बोल रहे होते थे और मुझे ये समझ में नहीं आता था कि मैं कैसे बनाऊंगी। मतलब क्योंकि मेरा ग्रेजुएशन भी इंग्लिश मीडियम से था, तो मुझे समझ ही नहीं आता था कि मैं क्या करूं, मैं लिखूं क्या, कैसे लिखूं। शुरुआत आज से कर रहे हैं, जो सर पढ़ा रहे हैं वो पढ़िए। ल्यूसेंट मतलब मुझे लगता है बाकी जो सर दे रहे हैं वो तो करिए ही, ल्यूसेंट हर चीज को रख लीजिए। जैसे डिसाइड करिए कि आपको सिर्फ भारत में प्रथम महिला के विषय में आप पढ़ रहे हो, जो पीछे मिसलेनियस वाला पार्ट होता है, तो वो 10 आप रोज पढ़ोगे। 10 आपकी पास वाली लड़की भी पढ़ेगी या पास वाला लड़का भी पढ़ेगा और आप भी पढ़ोगे, और वो आप रोज पूछोगे एक दूसरे से। हम लोग रोज पूछते थे, हम लोग डिसाइड करके जाते थे ये एक पेज मिसलेनियस का हम पढ़ेंगे और कल दूसरे से पूछेंगे। तो रोज कुछ ना कुछ पढ़ो, और प्लस जो सर पढ़ा रहे हैं वो बहुत अच्छे से पढ़ो, और हर दिन ये सोच के पढ़ो कि मतलब ऐसा नहीं कि आज नहीं पढ़ा हो गया, कल नहीं पढ़ा हो गया। एक चीज और कहना चाहूंगी, जब हम किसी फंक्शन में जाते हैं, किसी शादी में जाते हैं, तो एक दिन तो हम जाते हैं, उसके बाद 5 दिन हमारा दिमाग खराब रहता है। क्योंकि मतलब मैं जब भी मैरिज में या किसी में गई तो
आपको इतना सारा एक्चुअली हमारी सोसाइटी वो अपने पर्सपेक्टिव से, मैं उनको गलत नहीं कहूंगी, वो अपने पर्सपेक्टिव से अपने दृष्टिकोण से ठीक सोचते हैं और सोच कहते हैं जैसे अरे यार बेचारी कितने टाइम से पढ़ रही है, हो तो रहा नहीं है, एग्जाम ही नहीं हो रहा है, इससे तो चाची जी आप इसको किसी और चीज की तैयारी करा दो, होगा तो है नहीं। तो बेचारी, ये बेचारी शब्द मुझे, आई जस्ट हेट दिस बेचारी वर्ड, मैं बचपन से सुनती आई हूँ। तो मुझे नहीं लगता कि आप इतने महान हैं कि आप किसी पे दया कर सके या आपको बेचारी फील करा सके। हर व्यक्ति में इतनी क्षमता है, हर व्यक्ति में इतनी क्षमता है कि वो अपना खुद का देख सके। हाँ, आप किसी के लिए कुछ करते हो तो उससे आप किसी के लिए तो कुछ नहीं कर रहे, लेकिन आपको जो खुशी होती है वो आप उसके लिए कर रहे हो। तो आप तो तैयारी शुरू करो और डेफिनेटली 100% आपका सिलेक्शन होगा। शुभकामनाएं। मुझे लगता है कि शायद अब आपकी सारी समस्याएं और सारी जिज्ञासाओं का समाधान हो गया होगा, और फिर भी यदि कोई समस्या और जिज्ञासा आपकी बची हुई होगी तो उसके लिए हम मिनी को फिर बुलाएंगे और मिनी आपको और ज्यादा अच्छी तरह से मोटिवेट करेंगी। और बस यही है कि कल से आप पूरी तरीके से जुट जाइए, कल से आज से जुट जाइएगा। सबसे पहले तो सिलेबस निकाल लीजिएगा, जिन लोगों के पास सिलेबस नहीं हो वो यानी कि यहाँ इंस्टीट्यूट से सिलेबस ले ले और पूरे सिलेबस को एनालिसिस करें। उसके बाद यानी कि एक एक चीज को पढ़ना स्टार्ट करें। जो लोग क्लास में आना चाहते हैं मोस्ट वेलकम, और यदि वो नहीं आ पाते हैं तो भी उनके मुझसे मिलते रहें। किसी भी प्रकार की कोई भी गाइडेंस की जरूरत हो, किसी भी हेल्प की जरूरत हो मुझे जरूर बताइएगा। मैं आपको यानी कि हर संभव प्रयास करूंगा कि आपकी मदद कर पाऊं। और जो लोग रेगुलर क्लास में आना चाहते हैं तो कल से यानी कि क्लास स्टार्ट होगी, आप लोग आज रजिस्ट्रेशन करवा लीजिएगा, तो आपको यानी कि मैसेज करके जैसे तो 8 बजे से क्लास होगी आपको बता दिया जाएगा। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।